हाँ, मुझे पता है जो सवाल तुम सबके मन में है, वो सवाल मेरे मन में भी है कि क्या इंडिया लॉर्ड्स में ये मैच जीत के इस सीरीज में 2-1 की शानदार बढ़त ले पाएगी? क्या इंडिया 5वें दिन इस पिच पे ये स्कोर चेज कर पाएगी? एक ऐसी पिच जहां पे पेस बहुत ज्यादा अनइवन हो, कुछ गेंदें नीचे रह रही हो और कुछ गेंदें बिल्कुल उछाल के साथ आ रही हो, और फिर थोड़े बहुत पैचेस या क्रैक्स स्पिनर के लिए भी तैयार हुए हो, और फिर स्कोरबोर्ड का प्रेशर हो, चेस का प्रेशर हो, तो क्या टीम इंडिया ये मैच जीत के सीरीज जीत पाएगी? इफ यू आस्क मी, भारत को सिर्फ 1 से 2 पार्टनरशिप चाहिए। आई थिंक जो सुबह का पहला 1 घंटा होने वाला है टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऋषभ पंत द मैन इन फॉर्म, केएल राहुल द मैन इन फॉर्म। अगर यहां से टीम इंडिया सुबह 1 घंटे में अगर कोई भी विकेट लूज नहीं करती है और एक 60-70 रन की पार्टनरशिप, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद 50 रन, 100 तक पहुंच जाओ। फिर जब 70-80 बनेंगे तो इंग्लैंड की बॉलिंग खुद ब खुद ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाएगी अपने होम क्राउड की एक्सपेक्टेशंस के सामने। तो टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए कुछ बड़ा नहीं करना है। हमें कोई केएल राहुल से 100 नहीं चाहिए, हमें कोई ऋषभ पंत से 100 नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई बहुत बड़ी पारी की आवश्यकता नहीं है। 50-60 रन की पार्टनरशिप यहां से, एंड दैट विल सी अस थ्रू एंड वी विल टेक 2-1 लीड इन द सीरीज। अब यहां पे थोड़ा सा मैं जिक्र नहीं, मैं जसवाल पे बात नहीं करूंगा, ना मैं शुभमन गिल की बैटिंग पे बात करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ करुण नायर पे। मुझे लगता है करुण नायर भाई, अब तुम ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे एक और चांस दो, मैं एक और चांस डिजर्व करता हूं। 1 मैच 2 मैच नहीं, तुम्हें 3 के 3 मैच लगातार फुल बैकिंग के साथ टीम मैनेजमेंट ने खिलाए, और जब तुम्हारी टीम 180-85 चेज कर रही हो तो भाई कोई नहीं बोल रहा कि करुण नायर जाओ तुम यार, तुम्हारा काम 100 लगाना है, तुम 100 लगाओ, तुम टीम इंडिया को जीत दिलाओ, तुम एक बड़ी पारी खेलो। नहीं भाई, इस पिच में, इस चेज में, इस सिनारियो में अगर तुम 30 से 40 रन भी मारते तो वो 40 रन टीम इंडिया के लिए प्राइसलेस होते। वो 40 रन हमें जीत की तरफ गाइड करते, बट नहीं, करुण नायर बोला कि नहीं यार मैं नहीं बनाने वाला रन। तो यहां से तुम समझ जाओ कि करुण नायर क्या टीम इंडिया के लिए आगे खेलना डिजर्व करता है, क्या करुण नायर को और चांसेस मिलने चाहिए, या फिर साई सुदर्शन जैसे यंग टैलेंट को, एक ऐसा टैलेंट जो तुम्हें सरेआम दिख रहा है, जो जयसवाल की पैडिग्री को मैच कर सकता है, जो शुभमन गिल की पैडिग्री को मैच कर सकता है, उस टैलेंट को एक मैच के बाद ड्रॉप करना कितना जस्टिफाइड है? तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम साई सुदर्शन की तरफ जाएं, और करुण नायर को फिलहाल टीम इंडिया में मैं यहां से खेलते हुए नहीं देख रहा हूं। टीम इंडिया की गेंदबाजी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार, काफी इंस्पिरेशनल स्टफ था। मोहम्मद सिराज भाई एकदम डीएसपी सिराज, बिल्कुल पंपड अप थे। कल शाम का जो 1 ओवर था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम इंडिया में उस 1 ओवर ने बहुत ज्यादा स्पार्क क्रिएट किया, और ऑब्वियसली ये जो पिच पहले 3 दिन खेली थी, इट वॉज डिफरेंट, इट वॉज सो गुड फॉर द बैटिंग, नथिंग मच वॉज हैपनिंग फॉर द बॉलर अपार्ट फ्रॉम द न्यू बॉल, और स्पिनर के लिए कुछ खास नहीं था। लेकिन चौथे दिन अनइवन बाउंस was the hardest thing to deal with as a batsman on this pitch। और फिर उसके ऊपर सुंदर का, वॉशिंगटन सुंदर का एकदम लिटरली एक मैच विनिंग काइंड ऑफ स्पेल। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई कुलदीप को लाओ, कुलदीप को लाओ, तो तुम समझ सकते हो कि गौतम गंभीर के ऊपर ऑब्वियसली इज अंडर प्रेशर। टेस्ट में टीम इंडिया कोई अच्छा करके इस सीरीज से पहले नहीं दे रही थी, तो गौतम गंभीर के ऊपर प्रेशर था। फिर बहुत लोग अगर तुम्हें ये नॉइज क्रिएट करेंगे भाई तुम इस प्लेयर को क्यों खिला रहे हो, वो क्यों खिला रहे हो, हालांकि इंडियन कोच के साथ, इंडियन टीम के साथ ये क्रिटिसिज्म, ये नॉइज, आउटसाइड स्टफ हमेशा रहेगा। बट फिर कुलदीप यादव को स्टिल ड्रॉप करके रखना और 2 ऑलराउंडर के साथ जाना, स्पिनिंग ऑलराउंडर के साथ जाना, और फिर वॉशिंगटन सुंदर का जो कल का स्पेल था, इवन पिछले मैच में आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को जितने भी मौके मिले हैं ना टीम इंडिया में, चाहे ऑस्ट्रेलिया का डाउन अंडर पिछला टूर हो, ये वाला नहीं, इससे पिछले वाला, गाबा के घमंड वाला, तो सुंदर ने हमेशा स्टेप अप करके दिया है। बैट के साथ भी सुंदर इस पिच पे अगर जरूरत पड़ती है तो 20-30 रन, यू नो, यहां पे तुम्हारे 20-30 रन टीम को मैच जिता सकते हैं।
यहां पे एक एक रन की अहमियत है। और फिर जो सुंदर का जो स्पेल था, सुंदर ने जो बड़ी विकेटें निकाली, एक वक्त पे रूट और स्टोक्स की पार्टनरशिप, शायद लग रहा था कि 250 प्लस या 300 के आसपास इंग्लैंड चला जाएगा। तो वो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल स्पेल सुंदर का था। फिर बुमराह ने टेल को रैप अप किया, तो कलेक्टिवली हमारे गेंदबाजी ने फिर से लास्ट मैच की तरह स्टेप अप किया। लास्ट मैच में एजबेस्टन की परफॉर्मेंस को हमारी गेंदबाजी ने एक और अच्छी परफॉर्मेंस से बैक किया। बैक टू बैक टेस्ट मैच में हमारी बॉलिंग 20 विकेट ले रही है। और ये कब? जब एक मैच में बुमराह नहीं था, जब हमारे पास शामी नहीं है, जब हम बिना कुलदीप के खेल रहे हैं, जो कि लोग बोल रहे हैं कि कुलदीप तो विकेट टेकर एंड ऑल। व्हाट डज दिस मीन? कि टीम इंडिया एटलीस्ट बॉलिंग में तो जो एक्सपेरिमेंट गौतम गंभीर कर रहा है, जिस कॉम्बिनेशन को गौतम गंभीर खिला रहा है, एटलीस्ट बॉलिंग में एज ऑफ नाउ बैक टू बैक मैच में वो फॉर्मूला काम किया है। अब थोड़ा सा जिक्र में यहां पे हैरी ब्रुक की डिसमिसल का करूंगा। आकाशदीप का वो ओवर बैक टू बैक रैंप शॉट या स्कूप शॉट, कोई फाइन लेग नहीं था, और फिर एक 6 डाउन द ग्राउंड टू लॉन्ग ऑफ मैन, दैट वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड शॉट। व्हाट अ शॉट दैट वाज। फिर अगले ओवर में तुम्हें थोड़ी सी शुभमन गिल की कैप्टनसी के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया बताना चाहूंगा। अगला ओवर आकाशदीप सेम हैरी ब्रुक को फेंकने आते हैं, तो फील्ड प्लेसमेंट देखिए, फिर जो 2 चौके फाइन लेग पे गए थे वो फाइन लेग शुभमन गिल ने लगा दिया। और वेकेंट कौन सा एरिया छोड़ा? स्क्वायर लेग का। अब शुभमन गिल चाहता तो बोलता कि नहीं यार, फाइन लेग लगा दिया, क्या पता ये स्क्वायर लेग की तरफ मार ले, तो स्क्वायर लेग भी लगा देता हूं, प्रोटेक्शन लगा लेता हूं, थोड़ा डिफेंसिव हो जाता हूं। नहीं, शुभमन गिल डिफेंसिव नहीं हुआ। शुभमन गिल केम अप विद द प्लान कि फाइन लेग में फील्डर लगाएंगे और हैरी ब्रुक को स्क्वायर लेग का रीजन सारा खाली छोड़ के देंगे। हैरी ब्रुक को स्क्वायर लेग की तरफ खेलने को मजबूर करेंगे, और वही हुआ। हैरी ब्रुक फाइन लेग को देख के थोड़ा क्रॉस गया, स्कूप की बजाय स्वीप पे गया, स्क्वायर लेग के सामने मारने गया कि फील्डर नहीं है, मैं यहां चौका मारूंगा, मैं फाइन लेग पे नहीं मारूंगा। क्लीन्ड अप। ये होती है टैक्टिक्स, ये होती है प्लानिंग, ये होती है अटैकिंग फील्ड सेटअप। ये नहीं कि भाई ब्रुक ने तो 2 चौके छक्के मार दिया, अब तो स्क्वायर लेग फाइन लेग सब लगा देता हूं, अब तो एक एक रन की अहमियत है। नहीं, अटैकिंग माइंडसेट है, यानी कि प्लानिंग है। इट वाज गुड टू सी। और एक और चीज मैंने नोटिस की, जब सिराज बॉलिंग कर रहा था इन पर्टिकुलर, बिकॉज आई थिंक बुमराह अपनी फील्ड लेता है, बुमराह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है, ज्यादा तुम्हें बुमराह को गाइड करने की जरूरत एज ए कप्तान नहीं पड़ती। बट सिराज एट टाइम्स, बिकॉज इज अ बिग हार्टेड प्लेयर, ही प्लेज विद हिज हार्ट, कैरिंग ऑन हिज इमोशंस ऑल द टाइम। समटाइम्स समवन लाइक सिराज कैन गेट कैरिड अवे। तो फिर मैंने बहुत बार नोटिस किया पूरे मैच में कि बहुत बार शुभमन गिल स्लिप से रन बैक करता था सिराज की तरफ, एंड he used to guide him and he used to tell him कि what exactly the plan is, because it's important as a coach, as a captain and as a bowler, you should be on the same page. ऐसा नहीं हो सकता कि कप्तान कुछ फील्डर लगा रहा है और बॉलर कुछ और किया जा रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो एक हैबिट है कि नहीं यार, I'm gonna keep telling him कि भाई तू ये चीज कर, मुझे तेरे से ये चीज चाहिए। It was so refreshing, it was so good to see. और मेरे हिसाब से इंडिया को एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। केएल राहुल एंड ऋषभ पंत इंडिया के इस चेज की बैकबोन है। और फॉर इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर सुबह तुम केएल राहुल और ऋषभ पंत को जल्दी लपेट देते हो ना, तो आई जस्ट डोंट थिंक सो कि जडेजा, सुंदर और जैसे हमारी टेल है, हम ये मैच जीत पाएंगे। सो पहला 1 घंटा बहुत क्रिटिकल है। लंच तक काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि ये मैच कौन टीम जीत रही है। अगर हम एक 50 रन की पार्टनरशिप स्टिच कर पाते हैं, देन वी गोना विन दिस गेम, एंड obviously it could be huge, taking up 2-1 lead in the series. So आज का जो फिनाले होने वाला है, एकदम जबरदस्त होने वाला है। It's something that nobody would want to miss as a cricket lover. Brilliant.